Everyone, myself Ranjit Singh and I welcome you all in this my channel of insurance जहाँ पे मैं आप लोगों को इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। पहले तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट, बहुत से लोगों के अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं जून में, लाइसेंसिएट के, सर्वेयर के। उन सब जो कोई भी उसमें पास हुआ उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो नहीं हुआ है आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, आगे भी कोशिश करनी है। एग्ज़ाम ही है, 3 महीने बाद फिर होगा। आप सभी ये जानते हैं हम लोगों के एग्ज़ाम्स तो बहुत यूनिक हैं और बहुत सही हैं कि हर 3 महीने बाद होते हैं। हम लोगों को 1 साल वेट नहीं करना होता है। तो जिनका नहीं निकला है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। इससे सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। चैप्टर किस बारे में है और किस तरीके से आगे चलेगा। तो ये इस पे आने से पहले थोड़ा हम लोग इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा बता दूं मैं कि अगर आप एसोसिएट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइसेंसिएट या किसी की भी कर रहे हैं, उसमें अगर एज एन ऑप्शनल इंजीनियरिंग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके काम के लिए है। और अगर आप सर्वेयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए काम में आएगा, तो ज़रूर फिर आपके काम में आएगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि जब 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत ज़्यादा बॉयलर्स के फटने के ये सारे केसेस आने लगे, तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की नीड स्टार्ट होने लगी। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन भी उसमें ऐड ऑन होता गया कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का ही वो पार्ट बन गया। अब आते हैं कि पहले हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी, कार पॉलिसी जिसे कहते थे, इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी, वो दोनों आप लोग पढ़ चुके होंगे। वो दोनों कुछ कुछ नीड्स फुलफ़िल करती थी, कुछ कुछ नहीं कर पाती थी। लेट से अगर कहीं पर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनना है, ठीक है, तो पहले वहाँ पर हैवी लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। तो इंश्योर क्या करेगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, एक पॉलिसी लेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर वहाँ पर अब मशीनरी भी इंस्टॉलेशन होना है तो फिर वो दूसरी पॉलिसी लेगा। ऐसे ही नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नया इंश्योरेंस मार्केट में आता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क इंश्योरेंस। इंडिया में उसे ये कहा जाता है, ठीक है। उस पार राज झुकेगा नहीं, साला मरेगा। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट वर्क इंश्योरेंस कहा जाता है। अगर हम ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ ओपन फ्लोटर पॉलिसीज सेम इसको कहा जाता है। अगर ब्रिटेन के अलावा और यूरोपियन मार्केट्स में देखेंगे जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, स्पेशल कवर ऑफ कार एंड EAR। तो कार एंड ईयर पॉलिसी तो सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो कमेंट में ज़रूर टाइप करें, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये 3 नाम हैं, अलग अलग नाम नहीं है, नाम तो अलग अलग हैं बट तीनों का इंटेंशन सेम ही है। और वो इंटेंशन क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क और इरेक्शन ऑल रिस्क को भी कवर करना है। कंस्ट्रक्शन रिस्क भी, इरेक्शन रिस्क भी। तो देखिए मैंने नीचे लिखा भी, ऑल 3 नेम्स हैव सेम इंटेंशन फॉर इंश्योरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन रिस्क। कि जब कंस्ट्रक्शन होने के बाद मशीन से इंस्टॉल की जाती है तो उस दौरान मशीन में कोई डैमेज ना आए, वो टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हैवी मशीनरी होती है, लाखों करोड़ों का लॉस हो सकता है, इसलिए इरेक्शन ऑल रिस्क भी लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ वर्क इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि मैं भी हाल बात कर ही रहा था कि जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है, पहले तो कंस्ट्रक्ट होगा, पूरा सिस्टमेटिकली बनाया होगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा पानी ऊपर की तरफ से आता है, फिर टरबाइन घूमती है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पहले उस तरीके से डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो भी अपने आप में एक रिस्क का फैक्टर है कि उस समय कुछ गड़बड़ ना हो। देन फिर मशीनरी इंस्टॉलेशन का टाइम, टरबाइंस को इंस्टॉल करना, स्टीम जनरेटर, इलेक्ट्रिकल, इतना सब कुछ है, तो उसकी टेस्टिंग भी करना, कमीशनिंग करना, और ये सब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क इंश्योरेंस पॉलिसी आती है। कुछ सालों पहले तक जो TAC है यानी कि टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, वो क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए स्विस री इंश्योरेंस कंपनी की वर्डिंग्स को यूज़ किया करती थी, मतलब उससे एक हेल्प लिया करती थी। अब आज के टाइम में तो TAC इतना प्रोएक्टिव नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज खुद से डिसाइड करती हैं उन्हें क्या वर्डिंग्स रखनी, क्या लिटरेचर रखना है। अगर आप में से कोई री इंश्योरेंस नहीं जानता है तो री इंश्योरेंस का बहुत बेसिक सा फंडा है। जैसे एक आम इंसान के लिए या फिर मल्टीपल लोगों के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, वैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी इंश्योरेंस कंपनी, उसे हम लोग री इंश्योरेंस कंपनीज़ कहते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की भी एक री इंश्योरेंस कंपनी है
आप लोग उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि जो पॉलिसी में रहती हैं चीज़ें ज़्यादातर, टाइटल ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट, प्रीएम्बल, पॉलिसी शेड्यूल, जर्नल कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, क्या क्या इसमें एक्सक्लूजन्स होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कवर तो नहीं की जाती हैं। फिर मटेरियल डैमेज सेक्शन, कंस्ट्रक्शन का अलग से बनाया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन का क्या क्या मटेरियल डैमेज कवर किया जा रहा है। फिर मटेरियल डैमेज सेक्शन, मशीनरीज़ का क्या क्या इंस्टॉल किया जा रहा है। रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, इसका मतलब क्या होता है, आप में से बहुत से लोग इसके बारे में, इस टर्म्स के सामने से गुजरे होंगे कि बहुत से लोगों ने इसको रीड किया होगा, समझा होगा कि जब एक बार क्लेम ले लिया जाता है और उसके बाद आप तो क्या होता है कि जो लॉस पेएबल किया गया वो सम इंश्योर्ड में से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका सम इंश्योर्ड फिर से इंक्रीज़ कर दिया जाए तो फिर रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड किया जाता है बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रीमियम। थोड़ा प्रीमियम बढ़ाने के बाद आपका रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड हो जाता है। ये फायर की पॉलिसीज़ में भी बहुत देखने को मिला है। प्रीमियम एडजस्टमेंट होना, यानी अगर आप रीइंस्टेटमेंट करवाएंगे तो आपका प्रीमियम भी थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद टीपी लाइबिलिटी सेक्शन, थर्ड पार्टी लॉस होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीनरी वर्क, तो उसकी लाइबिलिटी को भी कवर करना। स्पेशल कंडीशंस कुछ अगर रहती हैं या उसके बाद प्रीमियम, इतना ये सेलिएंट फीचर्स इसके साथ, इस पॉलिसी के साथ रहता है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अगर आप किसी अपने ऐसे व्यक्ति के साथ ये शेयर करते हैं कि टीपी लाइबिलिटी फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी क्या होता है, लोग इसको बहुत कम जानते हैं, ज़्यादातर जानते नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट पार्टी ओन डैमेज होता है, यानी ये मशीन या कंस्ट्रक्शन, या अगर आप मोटर व्हीकल में भी देखें तो उसके लिए भी कि वो व्हीकल, ठीक है। सेकंड पार्टी होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी इन दोनों के अलावा कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कि अगर ये मशीनरी और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लॉस होने के अलावा किसी और को लॉस हो रहा तो वो थर्ड पार्टी में जाएगा, ठीक है। ये रहे सेलिएंट फीचर्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस पॉलिसी के नेम, जैसे कि ब्रिटिश मार्केट में क्या यूज़ होते हैं, यूरोपियन मार्केट्स में क्या यूज़ होते हैं, अलग अलग नाम, वो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। वही आपके टेस्ट योर सेल्फ में दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चनरीज हैं, प्रपोजल फॉर्म है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको एज एन एजेंट वर्क करना है, इंश्योरेंस एडवाइज़र वर्क करना है, तो फिर आप उसको भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे।